प्यारे छात्रों, आज मैं MA उत्तरार्ध के अंतर्गत आपको आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि उनके कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। वैसे तो आप हिंदी के छात्र हो और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में काफ़ी आपने जानकारी प्राप्त करी है, कर भी रहे हैं, पढ़ा भी है, पढ़ भी रहे हैं। तो मैं एक हिंदी के आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, उनका कथन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में कार्ल मार्क्स है, टॉलस्टॉय है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, आदि महापुरुषों ने यानी समाज को सुधारने का बहुत अच्छा कार्य किया था और मानव के सामने आने वाली समस्याओं को भी एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किया था। और आधुनिक काल से पहले 1843 में यानी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का कार्य चल रहा था, जो एक यानी युग एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित था। इस काल में यानी रजवाड़ों का शासनकाल था और ये रजवाड़े राजा महाराजा यानी अपने मनमाने हिसाब से यानी अपना शासन संचालन करते थे और अपने हिसाब से नियम और कानून बनाया करते थे और भोली भाली जनता पर मनमाना अत्याचार करते थे। तो वो एक ह्रास का युग था। इस काल में साहित्य कोई विशेष प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि यह काल भोग और विलास में ज़्यादा डूबा हुआ था। तो इस काल का हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं माना जा सकता। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का विकास हुआ, तो आधुनिक काल में यानी हमारे यहाँ गद्य और पद्य दोनों रूप में यानी साहित्य का विकास हुआ था। पद्य के क्षेत्र में तो अगर आधुनिक काल के बारे में कहना चाहिए तो भारतेंदु काल और वेदिक काल में पद्य के क्षेत्र में ज़्यादा कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि छायावाद काल जो पद्य के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, छायावाद और प्रगति काल में यानी हमारे यहाँ के कवियों ने यानी जनसाधारण को आधार मान करके अपना कुछ काव्य लिखा था। लेकिन गद्य के क्षेत्र में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो गद्य का क्षेत्र आधुनिक काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गद्य के क्षेत्र में अगर हम आधुनिक काल का काल विभाजन कर रहे हैं तो वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इसका काल विभाजन किया था तो उन्होंने संवत 1900 से लेकर के यानी इसका काल विभाजन किया था, अर्थात 1843 से इसका काल विभाजन किया था। और काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो भारतेंदु युग को भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका और भारतेंदु युग दो नामों से पुकारा था। भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका में तो वो लोग थे जिन्होंने गद्य का विकास किया था और भारतेंदु युग में उन्होंने कहा था कि 1864 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतेंदु युग है और इस युग में यानी हमारे गद्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो मैं भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका उसके बारे में यानी गद्य के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि हमारा साहित्य और हमारे आलोचक इस बात को मानते हैं कि मध्यकाल में अगर गद्य की प्रथम रचना की चर्चा की जाए तो कवि गंग का चंद छंद वर्ण की महिमा एक ग्रंथ है जिसमें हमें गद्य के विकसित रूप और खड़ी बोली का रूप दिखाई देता है। इसके बाद में यानी बेताल 25 है, सिंहासन 32 है, 84 प्रश्न की वार्ता है, 252 प्रश्न की वार्ता है। इन वार्ताओं में भी हिंदी खड़ी बोली के गद्य रूप को देखने को मिलते हैं। लेकिन गद्य के साथ साथ यानी हमारे आधुनिक काल में यानी यह माना जाता है कि 4 प्रारंभिक गद्य लेखक हुए थे और इन लेखकों के द्वारा ही आज यानी इसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले हिंदी के जो 4 प्रारंभिक गद्य लेखक हैं उनमें लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं और नियाज हैं और मुंशी सदाशिव लाल। इन यानी चारों लोगों ने अथक प्रयासों के माध्यम से खड़ी बोली गद्य का प्रयास किया और खड़ी बोली का प्रयोग करने के बाद में इनको हिंदी साहित्य में ये माना गया कि ये गद्य के 4 प्रारंभिक गद्य लेखक हैं और इन्हीं के प्रयासों से हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। और ये विकास भारतेंदु काल में नहीं बल्कि भारतेंदु काल से लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम
द्विवेदी युग में आ जाएंगे, छायावादी युग में आ जाएंगे, प्रगतिवादी युग में आ जाएंगे, प्रयोगवाद में आ जाएंगे, नवी कविता का जो काल है इसमें आ जाएंगे, और आज तक यानी 2020 तक यानी ये काल हमारे साहित्य में, और ये खड़ी बोली का जो साहित्य है, ये 4 प्रारंभिक जो गद्य लेखक साहित्य है, इनका प्रभाव आज भी हमारे सामने व्याप्त है। और ये खड़ी बोली का जो काव्य है वो गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में देखने को मिलता है। तो गद्य रूप में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, और इस गद्य के अंतर्गत हमारी जो विधाएँ थी उन विधाओं को ये काल बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ में साबित हुआ है, क्योंकि ये काल नहीं होता तो हमारी गद्य की जो विधाएँ थी वो जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघुकथा है, ठोंगरी है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, आदि साहित्य का यहीं से प्रादुर्भाव हुआ था, और ये साहित्य आज भी चल रहा है। पद्य के क्षेत्र में अगर मैं इस साहित्य को भागों में बांटना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं इसको पद्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में गद्य और पद्य का दोनों का विकास हुआ था। गद्य के क्षेत्र में अगर भारतेंदु युग की चर्चा करें तो इस काल में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप रानी मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि यानी लेखकों ने एक मंडली बनाई थी, और इस मंडली के लेखकों ने यानी बहुत सारा गद्य साहित्य का सर्जन किया था। स्वयं भारतेंदु यानी कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन देते थे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, और ये कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी गद्य और पद्य का सर्जन होना चाहिए, क्योंकि भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं। इन परिस्थितियों के माध्यम से अगर पाठक और श्रोता को हमारे किताबों के माध्यम से थोड़ी सी अगर जानकारी का आभास होगा तो हम हमारे जो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनका सामना अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आधुनिक काल में गद्य का विकास तो हुआ ही हुआ। अब पद्य के क्षेत्र में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो 1843 से 1920 ईस्वी के बीच में जो पद्य साहित्य लिखा गया था उस साहित्य में यानी भारतेंदु ने यानी बहुत बड़ा नाम है, और भारतेंदु के समकालीन बहुत से यानी साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने गद्य और पद्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई थी। और मैं अगर 1900 से लेकर के 1918 जो द्विवेदी युग जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अगर मैं पद्य के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यानी भारतेंदु के बाद में यानी इस काल में माखनलाल चतुर्वेदी है, और ये माखनलाल चतुर्वेदी है और गुप्त जी हैं। इन लोगों ने यानी बहुत ही अच्छी कविताएं लिख करके हमारे सामने बहुत अच्छे रूप में इसको प्रस्तुत किया। सत्यनारायण कवि रत्न है, हरिगोल है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन लोगों ने यानी पद्य के क्षेत्र में बहुत सारा साहित्य लिखा, और वो साहित्य भी यानी जनमानस और जनता के अनुकूल था। अगर इस काल के तीसरे काल की अगर बात करना चाहें आधुनिक काल में, तो वो काल आता है छायावादी काल। तो छायावादी काल गद्य के क्षेत्र में तो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन पद्य के क्षेत्र में बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस काल के आधार स्तंभों में वही है जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन तंत्र है और महादेव। इन लोगों ने यानी पद्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा साहित्य लिखा था, और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही नए आयाम स्थापित किए थे। अब इनके बाद में छायावाद के बाद में अगर मैं जानकारी प्रदान करना चाहूँगा तो इसके बाद में यानी प्रगतिवाद का स्थान आता है। इस प्रगतिवाद में हमारे यानी साहित्य में जो प्राचीन परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उनको अलग कर दिया गया था, और प्रगतिवाद में यानी जमींदारों का विरोध किया गया था, पूंजीपतियों का विरोध किया था, सेठ साहूकारों का विरोध किया गया था। और इस काल में सामान्य वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, मजदूर हैं, किसान हैं आदि का समर्थन किया गया था। और इनको लेकर के आधुनिक काल के प्रगतिशील कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि सेठ साहूकार यानी कांच के बंगले में बैठे हुए यानी किस प्रकार से भोली भाली असहाय मजदूर और किसान जनता का किस प्रकार से शोषण करते हैं। तो ये विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के लिखी गई थी। और इस विचारधारा के अंतर्गत नरेश मेहता है, रामनरेश त्रिपाठी है, यानी नागार्जुन है, इन लोगों ने बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया था, जो यानी साहित्य यानी छायावाद तक एक धारा को लेकर के लिखा गया था।
वो धाराएं एकदम से उलट हो गई थी। और इस काल में हमारे आधुनिक कवियों ने बहुत अच्छा साहित्य लिखा था जो प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रगतिवाद का पूरा साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर प्रसारित है। अब मैं प्रगतिवाद के बाद में अगर आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँ तो प्रयोगवाद, यानी प्रयोगवाद का वैसे तो जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय को माना जाता है, लेकिन अज्ञेय जी के अलावा भी इस काल में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने यानी नए रूप में कविता को, गद्य को प्रस्तुत किया। और इसका यही मतलब था कि मनुष्य के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को यानी किस प्रकार गद्य और पद्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। ये अज्ञेय जी और उसके जो मंडल के सदस्य थे इन लोगों ने कहा था कि प्रयोगवाद में यानी व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं की समस्याओं का समाधान किया गया। और व्यक्ति का विकास और समाज का विकास किस प्रकार से हो सकता है। समाज का विकास सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से किन रूपों में यानी समाज का विकास हो, ये हमारी परंपराएं चली। और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद में तो यानी 6वें दशक की जो रचनाएं थी, 7वें दशक की रचनाएं थी, 8वें दशक की रचनाएं थी, चाहे वो रचनाएं गद्य के क्षेत्र में हो या पद्य के क्षेत्र में हो। और आज 2020 तक यानी हमारा जो हिंदी का साहित्य है वो गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में बड़ा प्रसिद्ध माना गया है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि और उनका काव्य था, वो काव्य यानी हमें एक प्रेरणा देता है, हमें एक समाधान प्रस्तुत करता है कि इस काल में जो यानी साहित्य के काल थे वो साहित्य के जो 3 काल थे उनके अलावा यानी आधुनिक दृष्टि से लिखा गया ये काव्य था। और इस काव्य धारा के द्वारा यानी सर्वहारा वर्ग का समर्थन किया गया। और आधुनिक काल के जो प्रतिनिधि कवि थे जैसे मान लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी थी जिसने एक कविता लिखी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, मुझे तोड़ने न मनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो ऐसी ऐसी रचनाएं लिख करके हमारे सैनिकों में, हमारी जनता में एक जज्बा पैदा किया गया था कि एक यानी ऐसा है जो फूल है उस फूल की क्या इच्छा है। तो हमारी भी इच्छा यही होनी चाहिए इस काव्य के माध्यम से कि हमारा जो परतंत्र भारत है, हमारी जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो विदेशी शक्तियाँ बाहर जाएं और हम हमारे अधिकार और कर्तव्य हमारे को मिलें और हम यानी आगे बढ़ें। जैसे पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम भी इस काव्य के माध्यम से और आधुनिक काल के माध्यम से हम और हमारे समाज का विकास कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये आधुनिक काल था, वो आधुनिक काल अन्य कालों से समता भिन्न था। और ये काल हमें एक प्रेरणा देता है, हमें एक आयाम देता है जिसके माध्यम से हमारा ये आधुनिक काल और कालों की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे छात्रों, आज मैं आधुनिक काल के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है, इसके जो कवि हैं उनके बारे में बताया है और मेरे को भी शायद अच्छा लगा। ये बहुत ही